मतलब लोग समझ पाएंगे आप बोलोगे तो, कि 1 kg अगर आपने बाहर जाके भी बोला तो वो समझ पाएंगे। तो वो किसने डिसाइड किया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसको। मतलब एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है किसका? जो यूनिट्स है उसको मेजर करने का। उससे पहले ये चलता था, अभी भी चलता है वैसे तो ये। अब इसमें इसका मतलब क्या है ये समझो। ये क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, समझ में आ रहा है? ओके, फुट, फुट पाउंड सेकेंड, और ये ऐसा यूनिट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चार ऐसे बोल सकते हैं कि चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जो कि चलते हैं, हमारे यहाँ भी चलते हैं। हम कभी मीटर में बोलते हैं, कभी हम उसको सेंटीमीटर में बोलते हैं, कभी किलोमीटर में बोलते हैं, है ना? कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किलोमीटर्स का, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर उसको किलोमीटर में कंसिडर करोगे। 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या 200 किलोमीटर। अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 2000, नहीं ऐसे नहीं, 2 लाख मीटर, ऐसे बोलोगे क्या कभी? अब तो यही बोलोगे ना, 200 किलोमीटर में यहाँ से गया, यहाँ से सातारा कितना है किलो, फिर आप किलोमीटर में उस केस में कंसिडर करोगे। सो किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पर मीटर, किलोग्राम। अब कभी कभी हम हमेशा ग्राम में यूज नहीं करते, कभी कभी किलोग्राम में भी बोलते हैं। भाई 5 किलो में राइस लेके आया डिमार्ट से, यही बोलेंगे। उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे 5000 ग्राम में राइस लेके आया, बोलेंगे क्या? आजकल बहुत से लोगों को तो ग्राम का पता भी नहीं कि भाई 5000 ग्राम कितना होता है। तो वो सोचेंगे कि 5000 ग्राम। अब रेंडमली जाके पूछो कि भाई 2500 कितना होता है, वो नहीं बता पाएंगे डायरेक्टली। बहुत से कंफ्यूजन रहता है उनको। तो वो 2.5 किलो बोलेंगे। अब 2.5 किलो में ग्राम कितने होते हैं वो एग्जैक्टली बहुत जन को नहीं पता है। आया समझ में? तो कभी कभी हम इसको किलोग्राम में भी लेते हैं, और सेकंड तो वो सेकंड कॉमन है सब में। लेकिन सेकंड को कभी कभी हम मिनट में लिखते हैं, ठीक है, और आवर्स में लिखते हैं, मतलब घंटा, मिनट और सेकंड, ठीक है। उसके बाद बाकी तो मैंने आपको बता दिया। फुट, पाउंड, ये सब चलता है अमेरिका में। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें किलोमीटर माइल्स में होगा, वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, बट माइल्स में होता है, आपको पता होगा, ठीक है। क्या हो गया? वो आज बोर हो रहे हो गया तुम लोग? हाँ, हाँ। अरे बुक नहीं है तुम्हारे सामने इसके लिए, वो तो जस्ट आपके जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं। हाँ, ओके। अब आपको 10th क्लास में सुनो, ग्रेविटेशन चैप्टर में मास और वेट का डिफरेंस था। मास और वेट, तो आप में से कोई बता सकता है मास क्या होता है और वेट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ग्रेविटेशन में था, आप पढ़ के भी गए होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, आता भी है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, 10th क्लास के एग्जाम में आता है वो, बहुत बार आता है। हाँ, मास और वेट में क्या डिफरेंस है आप मुझे ये बताओ। हाँ, बोलो। एक तरफ, एक तरफ वेट है, एक तरफ मास है, उसमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? मास डज नॉट चेंज विद द ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी के साथ चेंज नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा ये, कि अगर आप मून पे गए, आप 60 किलो के हो फॉर एग्जाम्पल, तो मून पे आपका मास 60 किलो ही रहेगा। लेकिन आपका जो वेट है, वेट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर आप मून पे गए तो 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 किलो के हो जाओगे आप वहाँ। तो जो आपका वेट है वो 10 kg हो जाएगा। आया समझ में? 1/6 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 60 है तो वहाँ पे 10 kg।
क्यों होगा 10 kg? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ अर्थ पे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आया समझ में? अगर आप अर्थ के अंदर के जाने की कोशिश करोगे, अंदर तो ऐसा खड्डा करके तो नहीं जा सकते। दूसरा एक तरीका है कि आप कहाँ से जा सकते हो? ओशन से जा सकते हो। कहाँ से जा सकते हो? समुद्र के अंदर। पर क्या समुद्र के अंदर ज़्यादा अंदर तक जाना पॉसिबल है? क्यों? आपने सुना है एक बीच में एक सबमरीन गई थी वो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, क्या हुआ था उसके साथ? हाँ, वो डायरेक्ट इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि वो उसके चिथड़े उड़ गए नीचे जाने के बाद। सबमरीन इतनी ज़्यादा पावर, मतलब पावर सह सकती है वो सबमरीन, या वो छोटी छोटी सबमरीन थी वो। तो उसको वो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए गए। टाइटैनिक मूवी देखी है आपने? सुना तो होगा उसके बारे में। तो टाइटैनिक का जो जहाज था टूटा हुआ, उसके जो मतलब कुछ पार्ट्स थे वो पता लगे थे सोनार के थ्रू। सोनार, सोनार वो सोना बनाने वाला नहीं, एक सोनार यूनिट होती है साउंड की, जिसके थ्रू पता लगा कि नीचे कुछ है। टाइटैनिक के कुछ ऐसे ये पार्ट्स है जो नीचे गिरे हुए हैं। तो उसको देखने के लिए गए थे, 4 या 5 लोग थे। तो वो पांचों मर गए। वो सबमरीन पे इतना ज़्यादा प्रेशर आया पानी का, वो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर अंदर गए थे वो। 5 किलोमीटर अंदर। सोचो, ओशियन ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर अंदर होता है। अब यहाँ से 13-14 किलोमीटर कितना, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो घनसोली से ऑलमोस्ट, अब वाशी 13 किलोमीटर किधर आ गया? वाशी तो 6-7 है। सीवुड के आगे पकड़ लो, सीवुड बेलापुर, सीवुड बेलापुर, सीवुड तक इतना डेप्थ में होता है ओशियन। सोचो, अब ऐसा ऐसा उसको ऊपर कर दो, ऐसा इतना अंदर तक होता है ओशियन। सोचो, अब जितना, अब इतना अंदर होगा, इसका मतलब जो अर्थ का जो ग्रेविटी है, इसका मतलब ये ओशियन, आप यहाँ पे खड़े हो और ओशियन ऐसा अंदर की तरफ है, यहाँ ऐसा नीचे आप जा सकते हो। ओशियन ऐसा अंदर है। आए समझ में? आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो नीचे तक जाओगे, मतलब आप अर्थ की ग्रेविटी के पास, अर्थ के सेंटर के पास जा रहे हो। तो जितना अर्थ के सेंटर के पास जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जितना ओशन के अंदर जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने वाला है। समझ में आया? उतना प्रेशर क्रिएट होगा चारों तरफ से। इसीलिए आज तक कोई भी वीडियो देख लो, आपको 3 से 4 किलोमीटर के नीचे वाले वीडियोस कभी नहीं दिखेंगे कि नीचे क्या है ओशन में। बस वो एक बोलते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, महल हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, अंदाजा से बोलते हैं, लेकिन जाना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक कोई भी बड़ी से बड़ी सबमरीन भी लेके गए तो भी वो उसमें नहीं टिक पाएगी, इतना ज़्यादा फोर्स होता है। और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर। तो जितना ज़्यादा अर्थ के पास जाएंगे, रेडियस कम होती जाएगी यहाँ से। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, Gm/m/r²। ये एक फॉर्मूला था 10th क्लास में आपको। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा उतना रेडियस कम होगा। तो रेडियस जितना कम होते जाएगा उतना फोर्स बढ़ते जाएगा। तो एक ही तरीका है अर्थ के सेंटर की तरफ जाने का, वो है ओशियन। आया समझ में? और अर्थ के ऊपर, अर्थ से दूर जितना जाओगे उतना ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं वो उड़ने लगते हैं, देखा होगा आपने। और उड़ने का रीज़न क्या है? उनका मास कम हो जाता है, वो पत्ते के जैसे हो, मतलब वो इसके कॉटन के जैसे हो जाते हैं कि भाई एक हल्का हल्का जो रहता है ना। अभी ग्रेविटी नहीं है तो फिर क्या होगा? वो नीचे टिकेंगे ही नहीं। और टिकेंगे नहीं तो क्या होगा? उड़ेंगे फिर। पानी भी पियोगे तो उड़ेगा पानी भी। उसको ढूंढते बैठो ऐसा, उसको कैच करते बैठो, भाई आएगा पानी। पानी भी नहीं पी सकते वहाँ पे। अब आप सोच रहे हो ये जो जाते होंगे स्पेसशिप में, वो पानी कैसे पीते होंगे, खाते कैसे होंगे? सोचा है कभी आपने? हाँ, कौन से पैकेट होते हैं वो? एक जेल होती है, अगार अगार जेल बोलते हैं, वो मिलती है मेडिकल पे, आप ले सकते हो। मेडिकल भी नहीं है, नॉर्मल इसे स्टेशनरी पे भी मिलेगी। स्टेशनरी भी नहीं, अपना किराना शॉप पे मिलेगी। अगार अगार जेल होता है जो पानी को खा सकते हो आप उससे। मतलब उसको पानी में डालोगे तो वो पानी जेली जैसा हो जाएगा, फिर उस जेली को खा सकते हो। तो पानी वो पीते नहीं है, वहाँ खाते हैं।
पानी को खाते हैं। और जितना भी खाना लेके जाते हैं यहाँ से भी, वो सारा वो जेल मिला के लेके जाते हैं, उससे जेली जैसा हो जाता है वो, फिर उसको खा सकते हैं ऐसा। क्योंकि वहां पे पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर सपोज सब्जी भी ली तो सब्जी का एक आलू इधर जाएगा, ये सब इधर, कॉमन सेंस है। अरे ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। अरे आलू उधर से, रायता इधर, इधर सब आलू पकड़ो इधर पकड़ो, ऐसा हो जाएगा। और आप उल्टे, ऐसा। तो स्पेसशिप में इतना इजी नहीं है, आया समझ में? ठीक है, तो मास और वेट क्लियर हो गया आपको। इसमें लेंथ है, वॉल्यूम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेंथ, लेंथ में आपको सिर्फ 2-5 मिनट दे दो, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। सो लेंथ का मतलब, लेंथ किस किस फॉर्म में होती है आपको पता है? लेंथ सुना है आपने? नैनोमीटर सुना है? नैनोमीटर, एनएम। एनएम मतलब क्या? 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर सुना है? नैनोमीटर का मतलब ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, एक माइक्रो होता है माइक्रोमीटर, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी साइज होती है माइक्रोमीटर में। नैनोमीटर मतलब क्या? जिनकी साइज मतलब एटम की साइज, या कोई भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको इन साइज में डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया 0.00000000, ऐसा ये होता है नैनोमीटर। मतलब 1 के आगे इतने जीरोस, तब जाके 10 टू द पावर -9 उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर एक होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर जिसको पीएम लिखते हैं, 1 पीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। मतलब इसके आगे कितने जीरोस होंगे? 12 जीरोस होंगे एक के आगे। तो जो एटम की साइज होती है वो इतनी छोटी होती है, सोचो एटम। अब उसमें एटम की साइज तो इतनी होती है 0.622 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब एक एटम की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। आया समझ में? ये अवोगाद्रोस नंबर है, लेकिन एटॉमिक जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का साइज अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास की बात करें या इलेक्ट्रॉन की साइज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की साइज भी माइनस में जाती है, 10 टू द पावर -12 और उससे भी छोटे। आया समझ में? बिकॉज ये नैनो केमिस्ट्री है। नैनो मतलब समझते हो? अब आपने कुछ एक दो मार्वल की मूवी भी देखी होगी, वो एक आंट, आंट की एक मूवी है ना एक, अरे तुमने नहीं देखी? तुम एंटमैन, हाँ आंटमैन, एंट है, एंटमैन, चींटी जैसा हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है उसमें वो। तो वो नैनो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम करता है एक्चुअली वो, जिसको हम क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। पता है क्वांटम? वो क्वांटम एनर्जी भी आपको आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम समझ में आया? वॉल्यूम में सुनो, वॉल्यूम में आपने सुना होगा लीटर। लीटर सुना है वॉल्यूम में? 1 लीटर दूध देना, या 1 लीटर पानी। पानी की बोतल भी अगर आप बोलते हो तो भाई 1 लीटर पानी की बोतल लेके आओ, या 2 लीटर पानी की बोतल। कभी घूमने गए तो पानी की बोतल किस फॉर्म में मांगोगे? लीटर के फॉर्म में। ओके, इसके अलावा उसको एमएल भी लिखते हैं। भाई 500 ml की बोतल देना, बोलते हैं कि नहीं? या आधा लीटर की बोलते हैं कभी कभी, लेकिन 500 ml बोलते हो कभी कभी। या फिर आपको अगर सपोज कोल्ड ड्रिंक लेना है तो आप कभी बोलोगे 250 ml वाला दे दो, यही बोलते हो, छोटा वाला 250 ml। इसका मतलब यहाँ पर जो ml है उसको किस फॉर्म में? मिली लीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिली लीटर। ml मतलब मिली लीटर। ओके, तो 1 लीटर में, यहाँ हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो 1 लीटर में कितना होता है? 100 ml होता है। कितना होता है? 100 ml। ओके, और जैसे 0.5 लीटर है तो उसमें 500 ml होगा। समझ में आया? 500 ml, 0.5 लीटर मतलब 0.5 लीटर, आधा लीटर, जिसको आधा लीटर बोलेंगे। तो आधे लीटर में 500 ml कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो लिक्विड को वॉल्यूम के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना कि यहाँ पर 1 dm क्यूब, सुनो,
डेसीमीटर क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब, तो इसको डीएम क्यूब बोला जाता है। तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू ये होता है 1 लीटर। 1 डीएम क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डीएम क्यूब और 1 लीटर दोनों सेम है। ओके, तो इसका मतलब 1 डीएम क्यूब इज आल्सो इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब, याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना। आप ये चार जो चीजें मैंने आपको बताई है, प्लीज इसको याद रखना, ताकि आपको आगे फ्यूचर में जब भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे, वॉल्यूम जब भी दिया जाएगा लिक्विड का, तो इस फॉर्म में उनको लिखा जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। आया समझ में? तो ये कुछ यूनिट्स थी जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, इनको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, और इनको मेजर किया जाता है इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के फॉर्म में। आया समझ में? बाकी मैंने आपको, बाकी और भी है इसमें, इसमें आ जाता है एक डेंसिटी। डेंसिटी मैं आपको बता चुका हूँ। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, देखा था ना अभी जस्ट, क्या देखा था हमने, मास बाय वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, ग्राम, मास ग्राम में होगा ना, और वॉल्यूम किस में होगा, अभी बताया था। नहीं, एल क्यूब नहीं है, सीएम क्यूब, सीएम क्यूब बोला था ना अभी जस्ट। सीएम क्यूब में हो सकता है या डीएम क्यूब में हो सकता है। जब भी ग्राम लोगे तो सीएम क्यूब लेना उसके साथ, ग्राम के साथ सीएम क्यूब, या एमएल भी ले सकते हैं ग्राम के साथ, ग्राम के साथ ये ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं। आया समझ में? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी हमारे पास था ना फॉर्मूला, सो ग्राम के नीचे लिख देता हूँ सीएम क्यूब, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर सीएम क्यूब। द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सीएम क्यूब। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, या फिर ग्राम पर एमएल भी लिख सकते हैं। अगर कहीं कहीं अगर आपको ये लिखा गया कि ग्राम पर एमएल लिखा हुआ है तो भी सही होगा। मैंने बोला ना कि वो एमएल भी लिख सकते हैं, सीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर किलोग्राम लिखा हुआ है तो किलोग्राम, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे केजी, तो नीचे क्या लिखेंगे, लीटर, किलोग्राम के साथ लीटर। आया समझ में? तो ये चीजें याद रखना, ये तीनों ऐसा यूनिट करेक्ट है, आप तीनों लिख सकते हो। ठीक है, तीनों एक ही है, ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम पर एमएल, और ग्राम पर लीटर। क्लियर है आपको? ओके, एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, टेम्परेचर, उसके बाद चैप्टर, अरे फिर वो टॉपिक ही बाकी, फिर नए दूसरे टॉपिक है, फिर नए टॉपिक से शुरू करेंगे ना, टेम्परेचर ही बाकी है। अभी ये जितने भी ये मेजरमेंट यूनिट्स में है, सिर्फ एक टेम्परेचर बाकी है बस, वो एक मिनट लगेगा टेम्परेचर में, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, फिर उसके बाद देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नए नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, अब आप मुझे बताओ, टेम्परेचर मतलब कभी बुखार आता है आपको, तो उस टाइम पे डॉक्टर को जब दिखाते हो थर्मोमीटर के थ्रू, तो डॉक्टर कुछ बुखार के टाइम बताते तो होंगे ना, भाई तुमको कितना बुखार है वगैरह कुछ। हाँ, कितना, मुझे वही सुनना है आपसे, कितना। डॉक्टर ने कभी गए होंगे तो बुखार तो चेक किया होगा। हाँ हाँ, 100 क्या, 100, आगे बोलो, आगे 100, आगे क्या, सेल्सियस, पक्का, पक्का ना। पानी गर्म कितने पे होता है, पानी गर्म कितने टेम्परेचर पे होता है ये पता है आपको? उबलता कितने टेम्परेचर पे पानी, 80-90 पे पानी एकदम उबलने लग जाता है, खोलता हुआ पानी। और आप बोल रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार, तो अगर उस खोलते हुए पानी को आप डालोगे मुंह में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, पी सकते हो क्या, पी सकते हो क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो इतना बुखार हो सकता है क्या आप? हाँ, कॉमन सेंस है। वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। आप देखना, कभी डॉक्टर के पास जाओ ना, तो जस्ट पूछना एक बार, कभी नेक्स्ट टाइम हो तो, भाई सर ये टेम्परेचर किस फॉर्म में आपने मेजर किया, तो वो होता है फ़ारेनहाइट में।
आपको सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है, 37 या 37 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता है आपको कितना होता है? 37 होता है। तो अगर सपोज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब सर्दियां हैं, जैसे सर्दी वगैरह कुछ आया, कभी आप गांव गए होंगे तो सर्दी में रहे हो कभी गांव में? हाँ, सर्दी तो देखी होगी ना आपने। हाँ, तो सर्दी में क्या होता है? हाँ, कोहरा तो होता है, पर बॉडी में क्या होता है सर्दी में? कुछ नोटिस किया आपने? ऐसे बाहर हवा निकालते हैं तो धुआं निकलता है, क्यों ऐसा? अरे आप थोड़ी गोरिल्ला हो कि भाई धुआं निकाल रहे हो मुंह से, कुछ तो होगा। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर से आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर बाहर टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो धुआं फिर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आता है। आया समझ में? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हाँ, अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए एनवायरमेंट की वजह से, तो फिर उसका टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाता है, 37 से 39 या 40 हो जाता है। उस केस में आपको फीवर आता है, बुखार आता है। मतलब बॉडी में बुखार कब आता है? जब बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर बाहर का टेम्परेचर हमें सूट नहीं होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई या बारिश हो गई बहुत ज़्यादा और एकदम से आप एसी में आ गए, तभी तभी होता है ना बुखार। या कुछ ठंडा पी लिया तो बॉडी में आपने इतना ठंडा टेम्परेचर डाल दिया कि वो बॉडी मतलब मिसमैच हो गया वो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से फिर फीवर आता है। बॉडी में का जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आते हैं। आया समझ में? तो उसको कैसे मेजर करते हैं, मैं आपको जस्ट दो टर्म बता रहा हूँ। पहला डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, किसमें? केल्विन। ठीक है, सो याद रखना 1 डिग्री सेल्सियस में कितना? 1 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। समझ में आया? तो अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन कितना होगा? 25, बोलो, 25 प्लस 273 मतलब 298 केल्विन होगा, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। अब आप बोलोगे सर गर्मियों में तो सर 37 40 चला जाता है, तो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस को, जो कि होता है 298 केल्विन। अब आप सोचो ना, 1 डिग्री सेल्सियस 273 होगा, तो 25 कितना होगा? 25 ऐड करेंगे ना फिर 273 में, तो 298 केल्विन होगा। अब जो डॉक्टर चेक करते हैं वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अभी आपने बुखार चेक किया होगा तो कितना आया होगा नंबर, पता है आपको बुखार के? फीवर कितना फीवर आया कभी चेक किया? 100, 100, 100, 98, 102, 103 ऐसा भी होता है। ओके, वो कैसे आया बताता हूँ। देखो, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रख लेना। फ़ारेनहाइट का वो टेम्परेचर निकालने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम फीवर पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है। अभी देखो, हमको बुखार आया मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 से 37 का हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, लेकिन उसे 3 डिग्री बढ़ गया, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कितना लूंगा? F इजिकल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना? 40, ठीक है, प्लस 32, तो ये इससे कट हो जाएगा कितना? 8, 9, 9 8 जा 72 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। मतलब 104 बुखार होगा उस केस में। कितना? 104 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना पहुंच गया? 40 पहुंच गया, तो उस केस